शुरू में और जॉब्स करनी पड़ती हैं, लेकिन बाद में इंशाल्लाह 2-4 साल में आप सेटल हो जाएंगे। आपको एक स्टेटमेंट देंगे और पूछेंगे कि क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं। 3 तरह के सेंटेंसेस आपको आने चाहिए। ये 3 C's हैं जिनको आपने याद रखना है। चौथी चीज जो आपकी वो देखते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल टास्क रिस्पॉन्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइटिंग मॉड्यूल। और राइटिंग में आपने ये देखना है कि अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं तो आप हैं एकेडमिक आईएलटीएस कैंडिडेट, और अगर आप इमिग्रेशन करवा रहे हैं कि मैं नहीं वापस आना, तो हैं आप जनरल ट्रेनिंग आईएलटीएस कैंडिडेट्स। एक तो हो गया एकेडमिक और एक हो गया जनरल ट्रेनिंग। जनरल ट्रेनिंग इमिग्रेशन के लिए है। अच्छा, जो लोग अभी एकेडमिक आईएलटीएस करेंगे इंशाल्लाह 2, 2.5, 3 साल के बाद उनको जनरल ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा। बोले इंशाल्लाह, क्योंकि फिर आप इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए आपको जनरल ट्रेनिंग आईएलटीएस करना पड़ेगा। नहीं क्योंकि मैं ब्याह कर लूँगा, अच्छा फिर नहीं करना पड़ेगा। यह उसके लिए स्पाउस टेस्ट होता है A1, वो आसान हो जाएगा। ओके, अच्छा, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब देखें एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग में जो राइटिंग टास्क 2 है उसका फ़र्क नहीं है। यानी टास्क 2 आपका है ऐसे राइटिंग। टॉपिक्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। जनरल ट्रेनिंग में सोशल टॉपिक्स आते हैं ज़्यादा, एकेडमिक में जो ऐसे के टॉपिक्स हैं वो एकेडमिक ज़्यादा होते हैं, लेकिन टास्क एक ही है, ऐसे राइटिंग। 250 वर्ड्स का आपने ऐसे लिखना होता है। 250 वर्ड मिनिमम वर्ड काउंट है, और 1 आवर आपको मिलेगा। 1 आवर में आपने 2 टास्क करने हैं राइटिंग के। एक टास्क 2 है जो मैं बता रहा हूँ ऐसे राइटिंग, इसमें 250 वर्ड्स मिनिमम, मैक्सिमम 300 लिखें, इससे ज़्यादा नहीं। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सर 250 तो मिनिमम वर्ड लिमिट है, मैक्सिमम कितने? मैंने कहा 2.5 लाख वर्ड लिख लीजिएगा। फिर कहती हाय सर वो एक घंटे में कैसे होगा? तो मैंने कहा फिर 1 घंटे में जितना हो सकता है उतना लिखें, ठीक है? तो 250 मिनिमम, मैक्सिमम कितना लिखेंगे? टाइम भी तो मैनेज करना है, 300 लिख लें। टाइम मैनेजमेंट भी तो है ना, फिर वरना टास्क 1 नहीं होगा। और टास्क 1 में आपके आएंगे 150 वर्ड्स, और ये 150 वर्ड लिमिट जो है ये मिनिमम है। मैक्सिमम 200 से ऊपर नहीं जाना, वरना टाइम मैनेजमेंट आपका ख़राब होगा। और दूसरा जो आपकी प्रूफ रीडिंग है ना, वो भी आप नहीं कर पाएंगे। जब आप अपने ही ऐसे को खुद चेक करते हैं, बहुत सारी उसमें केयरलेस मिस्टेक्स होती हैं जिनको आप दूर कर सकते हैं। दैट कैन इम्प्रूव योर स्कोर, ठीक है? अच्छा, अब ऐसे राइटिंग की बात करते हैं, क्योंकि ऐसे राइटिंग जो है वो 2/3 है। और रिपोर्ट राइटिंग है जी एकेडमिक आईएलटीएस के लिए। एकेडमिक आईएलटीएस किन के लिए है? जिन्होंने फॉरेन कंट्री में जाके स्टडी करनी है, ठीक है? काम भी करना है लेकिन स्टडी करनी है। अच्छा, फिर जो लोग बाहर जाते हैं ना, उनकी बातें अलग होती हैं। वो एक किया ना बाहर, वहाँ जाके वो डॉग वॉश का काम किया संडे को ना, वो एक बाल्टी ली, यहाँ पे टॉवल डाला, शैम्पू, ये वो डॉग वॉश, और फिर वो वापस आके बताते हैं उन्होंने कुत्ते साफ होंगे ने। अब आप एक काम कर रहे हो ना, तो बताते हैं जी उनके डॉग्स बड़े नीट एंड क्लीन, हमारी तरह थोड़ी गंदे होते हैं, साफ होते हैं कुत्ते, तो उन्हें लाने में कोई मसला नहीं है। एनीवेज, शुरू में और जॉब्स करनी पड़ती हैं, लेकिन बाद में इंशाल्लाह 2-4 साल में आप सेटल हो जाएंगे, ठीक है? और होना है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 15 साल से हैं फॉरेन कंट्रीज में, अभी भी और जॉब्स कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इससे आगे सोचा ही नहीं, ठीक है? आपने उससे आगे सोचना है कि इसके बाद क्या है। हर साल अपने आप को वैल्यूएट करना है कि पिछले साल मैं यहाँ पे था, आज मैं यहाँ पे हूँ, अब अगले साल मैंने यहाँ पहुँचना है, एंड देन यू विल बी फाइन। अच्छा, हम बात कर रहे थे जी राइटिंग की, और राइटिंग में आईएलटीएस में 4 तरह के एसेज होते हैं, लेकिन आपने 2 टाइप के जो एसेज हैं उनको ज़्यादा फोकस करना है। एक है आपका ओपिनियन एसे। ओपिनियन एसे में क्या होगा? आपको एक स्टेटमेंट देंगे और पूछेंगे कि क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं या आप इसके साथ डिसअग्री करते हैं। अगर आप अग्री करते हैं तो आपने 2 रीज़न सोचनी है कि मैं क्यों अग्री करता हूं, और अगर आप डिसअग्री करते हैं तो भी आपने 2 रीजंस सोचनी है कि मैं क्यों डिसअग्री करता हूं। इसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? जो आपका एसे है, मैं अभी ओपिनियन एसे की बात कर रहा हूं, इसमें 5 पैराग्राफ्स होंगे। इंट्रोडक्शन, फर्स्ट सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट कि अगर मैं अग्री कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, अगर मैं डिसअग्री कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। 2 सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? उसके बाद होगा आपका कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या है कि मैं अग्री कर रहा हूं, जो लोग डिसअग्री करते हैं उनका क्या ओपिनियन है, या फिर मैं इस चीज से अग्री कर रहा हूं लेकिन इस चीज से मैं डिसअग्री भी कर रहा हूं। ये आपके इस पैराग्राफ में आएगा, और उसके बाद हो जाएगा आपका कंक्लूशन। ये 5 पैराग्राफ्स होंगे आपके, और ओपिनियन एसे को पकड़ने का तरीका आसान है। नंबर 1, इसमें एक तो क्वेश्चन मार्क दिया होगा।
नंबर 2 इसमें लिखा होगा डू यू थिंक, डू यू बिलीव, राइट, डू यू अग्री, हाउ फार डू यू अग्री और डिसअग्री, इस तरह की स्टेटमेंट। और जैसे ही आप टॉपिक पढ़ें, आप क्वेश्चन पढ़ें, आपको अंदाजा होगा कि ये मुझसे मेरा ओपिनियन मांग रहे हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल ओपिनियन एसे, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन एसे है आईएलटीएस एकेडमिक में और जनरल ट्रेनिंग में। अच्छा, 5 पैराग्राफ्स लिखने हैं, इसकी फर्दर डिटेल आई विल शेयर विथ यू। पूरा हर पैराग्राफ में क्या होता है, सबसे पहले आपका सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन, थर्ड लाइन में आप उससे रेलेवेंट एग्जाम्पल देंगे और फोर्थ लाइन में आप उसको कंक्लूड कर देंगे। और जो आपकी ग्रामर है, 3 तरह के सेंटेंसेस आपको आने चाहिए। ये 3 C's हैं जिनको आपने याद रखना है। अभी रिसेंटली कैम्ब्रिज की बुक आई है, बुक नंबर 18, और बुक नंबर 18 में एंड पे कुछ 8 बैंड के एसेस भी दिए हुए हैं। और उन 8 बैंड के एसेस में उन्होंने ये 3 टाइप के सेंटेंसेस कॉमनली यूज़ किए हैं। वो है कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंडीशनल। और ये तीनों सेंटेंस टाइप्स जो है ना, 10 मिनट की मार है, यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, ठीक है। यूट्यूब पे जाके वीडियो देखनी है, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कंडीशनल, और ये कैसे बनाने हैं। और ये सेंटेंसेस आपने स्पीकिंग में भी बोलने हैं, स्पीकिंग टेस्ट में भी ये सेंटेंसेस आपने बोलने हैं, इससे आपको अच्छा बैंड स्कोर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका ग्रामर का क्राइटेरिया। वोकैबुलरी में वो आपसे हाई फाई वोकैबुलरी नहीं मांगते, वो कहते हैं जो एवरीडे इंग्लिश में लैंग्वेज यूज होती है ना, वही यूज करो, लेकिन वेराइटी ऑफ वर्ड्स, उसको हम कहते हैं सिनोनिम्स। उसके बाद कहते हैं जी आपके आइडियाज कनेक्टेड होने चाहिए, उसको कहते हैं कोहिरेंस एंड कोहीशन। यानी ये 4 चीजें वो देखते हैं। नंबर 1 ग्रामर, नंबर 2 वोकैबुलरी, नंबर 3 कोहिरेंस एंड कोहीशन, के आइडियाज वेल कनेक्टेड होने चाहिए और ऐसे का पूरा लेआउट होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये इंट्रोडक्शन है, ये फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ है, ये नेक्स्ट है, एंड ऑल दैट। और जो फाइनल चीज है, चौथी चीज जो आपकी वो देखते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल टास्क रिस्पॉन्स। अब टास्क रिस्पॉन्स क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसते हैं। एक ने मुझसे क्वेश्चन किया, टास्क रिस्पॉन्स है कि हाउ थॉरोली यू कवर द टॉपिक, कि जो टॉपिक आपको दिया है उस टॉपिक को आपने कितने अच्छे से कवर किया। अगर आपने कुछ पार्ट्स को कवर किया, कुछ पार्ट्स को छोड़ दिया, यू विल गेट लो बैंड स्कोर। और एक काम और कीजिएगा, सब लोग जो वाकई सीरियस हैं आईएलटीएस को लेके, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारा जो कोचिंग सेंटर है जहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं रॉयल पाम में, कुछ लोग हैं जो अपनी मर्जी से आते हैं, खुशी खुशी आते हैं, कुछ को जो है ना छोड़ के जाया जाता है। और वो जब क्लास में आते हैं ना तो ऐसे मुझे गुस्से से देख रहे होते हैं। मैंने कहा मुझे क्यों गुस्से से देख रही, सर मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ गए यहाँ पे, मैं तो आइल्स करना ही नहीं चाहती। और कुछ ऐसे अंदर से उनके मोटिवेशन है। एक खातून थी, कहती सर आइल्स मेरी मजबूरी है, मैंने आइल्स करके बाहर जाना है। मैंने कहा क्यों, कहती आई हेट माई मदर इन लॉ। ठीक है, आई हेट माई मदर इन लॉ, कि आइल्स करूंगी, बाहर जाऊंगी, उससे जान छूट जाएगी। तो इस तरह की भी मोटिवेशंस होती हैं आइल्स को लेके, ठीक है। तो एनीवेज, ऐसे राइटिंग, ओपिनियन ऐसे, पैराग्राफिंग प्रॉपर होनी चाहिए उसकी, टॉपिक को आप अंडरस्टैंड करें। और आइल्स के टॉपिक्स में कभी भी एक्सपेक्ट ना कीजिएगा करप्शन आएगा। एक ही वर्ड लिखा होता है करप्शन, और कुछ नहीं, आपकी मर्जी जो मर्जी करो, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, पोल्यूशन, इस तरह का कोई टॉपिक आइल्स में नहीं। आइल्स में जो टॉपिक्स आते हैं वो स्टेटमेंट्स होती हैं, टॉपिक पूरा स्टेटमेंट में होगा और उस स्टेटमेंट के मुताबिक आपने रिस्पॉन्ड करना होगा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया आपका ओपिनियन ऐसे। सेकेंड इंपॉर्टेंट ऐसे टाइप है जिसको हम कहते हैं डिस्कशन ऐसे, और इंतहाई आसान है। आपको जो क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन में ना 2 कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज होंगे। कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज क्या हो सकते हैं, सिटी लाइफ एंड विलेज लाइफ। कंट्रास्टिंग व्यूज क्या हो सकते हैं, स्टडिंग इन योर ओन कंट्री एंड स्टडिंग इन अ फॉरेन कंट्री। 2 कंट्रास्टिंग व्यूज होंगे और नीचे लिखा होगा डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन। क्या लिखा होगा, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं ओपिनियन, हाँ ये तो ओपिनियन ऐसे है, हालांकि ये ओपिनियन ऐसे नहीं है, ये है डिस्कशन ऐसे। अच्छा, आपको शायद याद हो कि हमारे बचपन में अभी भी स्कूल कॉलेजेस में डिबेट्स होती हैं। अच्छा, डिबेट्स में बच्चों को टॉपिक दे दिया है कि जी विलेज लाइफ सिटी लाइफ। आधे बच्चे बेचारे खप रहे हैं सिटी लाइफ ये, सिटी लाइफ वो, आधे बच्चे खप रहे हैं विलेज लाइफ ये, विलेज लाइफ वो, एंड ऑल दैट। इसको कहते हैं डिबेट। तो डिस्कशन ऐसे में बेसिकली डिबेट ही है कि आपने दोनों साइड्स को पहले तो डिस्कस करना है, उसका जो भी आपको मतलब लगता है प्रोस कॉन्स जो भी हैं वो आपने बताने, फिर आपने अपना ओपिनियन देना। और ओपिनियन क्या होगा कि दोनों में से
मैं किस साइड को सपोर्ट करता हूं, ये आपका ओपिनियन हो जाएगा। तो डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन। आइडियली इस तरह के ऐसे में आप 5 पैराग्राफ लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन, एक साइड को डिस्कस करें, दूसरी साइड को डिस्कस करें, अपना ओपिनियन दें कि आप किस साइड को सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और उसके बाद कंक्लूड कर दें। तो 5 पैराग्राफ में आप आसानी से डिस्कशन ऐसे लिख सकते हैं। आप 4 में भी लिख सकते हैं। अगर 4 में लिखते हैं तो क्या होगा, इंट्रोडक्शन, फिर जिस साइड को आप सपोर्ट कर रहे हैं उसको पहले डिस्कस करें, फिर जिस साइड को आप सपोर्ट नहीं कर रहे उसको भी डिस्कस करें, और एंड पे कंक्लूजन में अपना ओपिनियन भी आप दे सकते हैं। सो यू कैन राइट 4 पैराग्राफ्स एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। ये हो गया जी। जी हाँ, नहीं हो जाए। आप देखिए ना, अगर आप एक पैराग्राफ में लाइक इफ यू आर राइटिंग अप टू 50 वर्ड्स 60 वर्ड्स, क्योंकि हर पैराग्राफ में 4-4 सेंटेंसेस आएंगे, और अगर आप 4 कंपाउंड सेंटेंसेस लिखते हैं तो एक सेंटेंस में कोई 10-12 वर्ड्स होंगे, तो 50-60 वर्ड का एक पैराग्राफ आपका बन जाता है। ठीक है, अप टू 300 जाना है, उससे ऊपर नहीं जाना। अच्छा जी, ये हो गया आपका डिस्कशन ऐसे। उसके बाद है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और वो भी उसकी एक कैटेगरी है जो ओपिनियन में आता है। उसमें लिखा होगा, डू यू थिंक एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस, डू यू थिंक एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। क्या मतलब है कि आपके ख्याल में इसके एडवांटेजेस ज्यादा हैं या डिस है, और ये क्या है, ये भी ओपिनियन है। जब आपको बोला ना डू यू थिंक, स्टाइल इसका भी वही होगा। इंट्रोडक्शन आएगा, अगर आपको लगता है एडवांटेजेस ज्यादा हैं तो एडवांटेज नंबर 1 बताएंगे, एडवांटेज नंबर 2 बताएंगे, फिर आप कॉन्ट्रास्ट में जाके डिसएडवांटेज बताएंगे, और एंड पे आप इसको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, ऑलराइट। इसकी डिटेल में आपको शेयर करूंगा, डोंट वरी। मैं आपको 4 मॉड्यूल्स के अलग अलग प्लान्स शेयर करूंगा फर्दर स्टडी के लिए। मैंने पहले ही बताया था, ये जर्नी है पूरा, और अभी सिर्फ इंस्ट्रक्शंस हैं जैसे सफ़र होने से स्टार्ट होने से पहले होती हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद एक और टाइप है प्रॉब्लम सोल्यूशन। उसको हम प्रॉब्लम सोल्यूशन कहते हैं, कॉज एंड सोल्यूशन भी कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट भी कहते हैं। उसमें क्या होगा, आपको एक प्रॉब्लम दिया होगा, या तो आपसे पूछेंगे कि इसकी रीजंस क्या हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। फर्ज करें पोल्यूशन है जी शहरों में बहुत ज़्यादा, इसकी रीज़न क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। इसको हम कहते हैं कॉज एंड सोल्यूशन। अच्छा, प्रॉब्लम सोल्यूशन में ही दूसरी टाइप है, इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सोल्यूशन। उसमें डायरेक्ट आपसे पूछेंगे, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ बिग सिटीज एंड हाउ कैन वी ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड हाउ कैन वी ओवरकम द प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स, इसमें भी यही करना है, 1+1 बॉडी पैराग्राफ में एक प्रॉब्लम और एक सोल्यूशन इकट्ठा कर दें, और इन दोनों का मैच होना जरूरी है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, फिर अगले बॉडी पैराग्राफ में दूसरा प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन, तीसरे बॉडी पैराग्राफ में तीसरा प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन, और एंड पे कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट था, उसको 5 बैंड चाहिए था, और उसने जनाब ऐसे, उसको मैंने बड़ा बताया कि पैराग्राफिंग ये वो सारा टेस्ट दे के आया, कहता सर मैंने तो सारा कुछ एक ही पैराग्राफ में लिख दिया, पूरा शुरू से पूरा ऐसे सिंगल एक ही पैराग्राफ में लिख दिया, और उसका 5 बैंड आ गया था। ठीक है, तो मतलब ये नहीं है कि आपने जनाब ये पैटर्न, आपकी लैंग्वेज को वो चेक करते हैं, और अगर वो लैंग्वेज आपकी अपनी है, ठीक है, अगर जो आपने लिखा है वो सेंटेंसेस, वो औलाद आपकी अपनी है, दैट विल ब्रिंग यू गुड बैंड स्कोर। और अगर आपको किसी ने बताया ये वाला सेंटेंस लगाओगे तो तुम्हारा बैंड बढ़ेगा, वो बैंड बढ़ेगा नहीं, वो कहेंगे कित्थों लेके आए, क्या आपकी बाकी इंग्लिश में सत्यानाश हुआ हुआ है, एक सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट लिखा हुआ है, तो उसको वो वर्ड काउंट से आउट कर देते हैं, उसको वो कहते हैं मेमोराइज। तो इसीलिए जो स्टॉक फ्रेजेस है ना, स्टॉक फ्रेजेस कहते हैं जो जुमले बड़े अच्छे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू हाईलाइट, सेकेंडली आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन टू दिस, ये आपने रट्टा लगा। इस तरह के जो सेंटेंसेज हैं, अगर ये आपकी बाकी की लैंग्वेज के साथ मैच नहीं ना कर रहे तो इनको ना लगाएं, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये फिर आपका बैंड स्कोर कम, एग्जामिनर को फौरन, एग्जामिनर इतना शार्प है आइल्स का, उसको फौरन पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो कुछ भी ऐसा मेमोराइज्ड होगा, सो दैट विल गो इन द पाइल, और वो आपको अच्छा स्कोर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया जी राइटिंग टास्क 2। और राइटिंग टास्क 1 है एकेडमिक का रिपोर्ट राइटिंग, और जनरल ट्रेनिंग का है लेटर राइटिंग। एकेडमिक का रिपोर्ट राइटिंग और जनरल ट्रेनिंग का लेटर राइटिंग। अच्छा, अब 4 तरह की रिपोर्ट्स हैं जो आपने लिखनी होती हैं। एक होता है ग्राफ विद द ट्रेंड, कि आपको डेटा दी है, नीचे साल दिए हैं, डेटा मूव कर रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, पेट्रोल की प्राइस है इंक्रीज हुई, माड़ी जी डिक्रीज हुई, फिर दोबारा इंक्रीज हुई, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, तो नीचे ईयर्स दिए होंगे। और जब डेटा मूव करेगा इसका मतलब है ये है ग्राफ विद द ट्रेंड। जब भी आपने रिपोर्ट लिखनी है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इंट्रोडक्शन,
इंट्रोडक्शन में जो इंफॉर्मेशन आपको उन्होंने क्वेश्चन में दी है ना, उसी को रीवर्ड करके, रीऑर्गेनाइज करके आपने जनाब लिख देना है। वर्डिंग चेंज कर दें, ऑर्डर चेंज कर दें, वो आपने लिख देना है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद सेकेंड पार्ट होता है ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब है कि पूरा जो डेटा है वो क्या साइंस क्या दे रहा है, मतलब क्या शो कर रहा है। शो ये कर रहा है कि पेट्रोल की प्राइस इस पूरे पीरियड में फ्लक्चुएशन का शिकार रही, या जी जी, इसको एनालिसिस भी कह सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लैंग्वेज में वो लोग वर्ड यूज करते हैं ओवरव्यू। नहीं होता है, एक वो भी स्टाइल है, एक वो भी स्टाइल है कि आप लिखें इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स, उसके बाद कंक्लूजन। लेकिन जो स्टाइल मैं स्टूडेंट्स को प्रेफर करता हूं वो है इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, उसके बाद बॉडी में आपने डेटा को डिफाइन करना है। और डेटा भी सारा डिफाइन नहीं करना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं उनको आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग। अच्छा, ये आपका पार्ट 1 हो गया। फर्स्ट 4 तरह के होते हैं। सेकंड होगा आपका कंपैरेटिव ग्राफ। उसमें आपने कंपेयर करना है कि आप कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट करें ब्रेड की प्राइसेस 2010 में क्या थी और 2020 में। अब यहाँ पे डेटा मूव नहीं करेगा, यहाँ पे ईयर्स कंटिन्यूस नहीं होंगे। 2010 सेपरेट होगा, 2020 अलग होगा। ठीक है, 2010 में कॉफ़ी की कंजम्पशन और 2020 में कॉफ़ी की कंजम्पशन। ठीक है, कंट्री वाइज कंजम्पशन और प्रोडक्शन, इसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव ग्राफ। और कंपैरेटिव ग्राफ में भी बार चार्ट आ सकता है, टेबल आ सकता है, कुछ भी ऐसा आ सकता है। हाँ, उसको आपने पैराफ्रेज करना है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। IELTS इज नॉट एज डिफिकल्ट एज पीपल थिंक अबाउट इट। और उसके बाद थर्ड क्या है? थर्ड आपका है जी प्रोसेस डायग्राम। जैसे आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा हो, शुगर कैसे बनती है, केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, चीज़ों को रिसाइकल कैसे किया जाता है। तो थर्ड जो है वो है आपका प्रोसेस डायग्राम। और लास्ट है मैप्स। शायद आपको याद हो, पहले मैगजीन में 2 तस्वीरें आती थी, उसमें लिखा था स्पॉट द डिफरेंस। आप देखते बच्चे की टोपी का रंग यहाँ पे लाल है, यहाँ पे नीला है, एक ये हो गया। उसके बाद आप देखते हैं गाड़ी का पहिया यहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे ऐसा है। ठीक है, स्पॉट द डिफरेंस। तो जो मैप्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही है कि आपको एक मैप देंगे। फर्स्ट करें, आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का मैप दिया, 2010 में पंजाब यूनिवर्सिटी ये थी और नाउ पंजाब यूनिवर्सिटी ये है। अब आपने देखना है कि पहले ऑडिटोरियम नहीं था, अब ऑडिटोरियम बन गया है, ये वाला ब्लॉक गिरा के यहाँ पे हॉस्टल बन गया है, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे उसकी एक स्पेशल लैंग्वेज है, टर्मिनोलॉजीज़ हैं। जो आपका नाउ है वहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे, जो पास्ट है वहाँ पे पास्ट टेंस आएगा। तो ये इसका पूरा तरीका है। तो ये आपकी चौथी टाइप है। 4 टाइप्स हैं टोटल एंड यू कैन ईजिली मास्टर देम, राइट। इसका भी मैं आपको स्टडी प्लान दूंगा जी। इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू एंड बॉडी। और बॉडी में 2 पैराग्राफ्स लिखें, पूरे डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। इवन आप 3 भी लिख सकते हैं, आप 1 भी लिख सकते हैं कि अगर आपने सारा डेटा एक ही पैराग्राफ में डालना है तो कर दें, 2 अलग अलग में करना है तो कर दें, और अगर आपने 3 पैराग्राफ बनाने तो भी आप बना लें, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। हाँ, लेकिन A to Z नहीं बताना, सिर्फ उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने बताने। ये नहीं कि आप स्टार्ट से शुरू हो जाएं फिर ये हुआ फिर नहीं। आप सबसे पहले देखें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद कंपैरिजंस, उसके बाद कंट्रास्ट्स कि एक चीज़ की प्राइस बढ़ी दूसरे की कम। ये इस तरह से आपने बताना है इसको। ठीक है, अच्छा, ये आपका हो गया रिपोर्ट राइटिंग। और जो जेंडर ट्रेनिंग है वो कौन है? जेंडर ट्रेनिंग कोई भी नहीं है, सारे पढ़ाई के लिए जाना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन किसी ने नहीं करवानी, राइट। ओके, जेंडर ट्रेनिंग का वैसे राइटिंग टास्क होता है लेटर राइटिंग। ठीक है, ये वो लेटर नहीं है जो आप किसी दौर में लिखते होते थे, ये हाँ, ये वो भी नहीं है एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC ब्ला ब्ला ब्ला। और इतना हमारे लेटर्स में तो जलील करते थे, क्या करते थे, अपने अब्बू को खत लिखो, बताओ कि मैं फेल हो गया हूँ और मुझे पैसे भेजें तो आइंदा फेल नहीं होऊंगा। ठीक है, हमारे इसी तरह के, या फिर अपना वो फीस माफ़ी की दरख्वास्त एंड ऑल दैट, राइट। लेकिन ये जो लेटर्स हैं ये 3 तरह के हैं। सबसे पहले फॉर्मल, और फॉर्मल में आमतौर पे लेटर ऑफ कंप्लेंट है कि आपने किसी को कोई शिकायत करनी है, और ये लेटर आप आमतौर पे अननोन लोगों को लिखते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें मैं आपसे कहता हूँ कि जी आपने जो है ना LDA का जो हेड है उसको लेटर लिखना है, अब आपको नाम नहीं पता, आप लिखेंगे सिर्फ डियर सर और मैडम। अच्छा, IELTS के लेटर में एड्रेस भी नहीं आएगा, डेट भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने सैल्यूटेशन से स्टार्ट करना है। सैल्यूटेशन क्या है? डियर सर और मैडम, ये हो गया फॉर्मल का। अगर आपका लेटर इनफॉर्मल है तो आप, सेमी फॉर्मल है तो आप लिखेंगे डियर मिस्टर असद, ये हो गया सेमी फॉर्मल। और अगर आपका लेटर इनफॉर्मल है तो आप लिखेंगे डियर असद, हाय असद, ये इसका स्टार्ट हो गया। उसके बाद लेटर में जो आपको टॉपिक देते हैं ना उसमें 3 बुलेट पॉइंट्स होते हैं,
आपने उन तीनों बुलेट पॉइंट्स को अपने लेटर में कवर करना होता है, ठीक है। बड़ा आसान तरीका है उसका, आई विल शेयर द होल थिंग हाउ टू डू इट एंड ऑल दैट, ठीक है। उसके बाद एंड पे होगा आपका फेयरवेल। अच्छा, अब जब लेटर फॉर्मल है तो आप लिखेंगे योर्स फेथफुली, एफ से फॉर्मल, एफ से फेथफुली। अगर आपका लेटर सेमी फॉर्मल है तो आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली, एस फॉर सेमी फॉर्मल, एस फॉर सिंसियरली। और इनफॉर्मल में आई से कुछ नहीं बनता, वहाँ पे आप लिख सकते हैं बेस्ट रिगार्ड्स, आप लिख सकते हैं वार्म विशेस, आप लिख सकते हैं लॉट्स ऑफ लव, लव एंड केयर, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दिल नहीं बनाना, क्योंकि लेटर में दिल बना के उसके अंदर से तीर निकले। वैसे उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो तीर वाले दिल का, आज तक नहीं, जख्मी दिल है ना, ब्रोकन हार्ट है, बस आज तक समझ नहीं आया कि दिल में से तीर निकाला है, पता नहीं क्या ऐसा कोई वो है सीन। अच्छा जी, ये हो गया जी आपका राइटिंग का। और राइटिंग पे प्रैक्टिस कीजिएगा राइट डायरेक्शन में, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है कि ये 50 वर्ड यूज़ करेंगे तो इतना स्कोर आ जाएगा, सब गलत है, सब वो वीडियोस चलाने के लिए, राइट।